सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वेक्टर का रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके पश्चात पढ़ेंगे ज़ीरो वेक्टर। तो यहाँ सबसे पहले देखिए पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं स्थित सदिश तथा विस्थापन। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर समझने के लिए हम भौतिकी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर चलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी भौतिकी घटना का डिस्क्रिप्शन करना होता है तो कोई हम फ्रेम चुनते हैं और उसी को आधार लेकर हम उस घटना का वर्णन करते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर हमें स्टडी करना होता है तो सारी गतियाँ जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ निकाली जाती हैं, तब हम इनका उपयोग आगे की घटनाओं में करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट स्पेस में हो सकते हैं, प्लेन में हो सकते हैं। यहाँ दो पॉइंट पी एंड क्यू किसी प्लेन में दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट को दर्शाने के लिए या इनको बताने के लिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई यानी ओ ओरिजिन है और एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके अंतर्गत इसको स्टडी करेंगे। तो जैसे पॉइंट पी है, अब अगर पॉइंट पी को बताना है तो हम तुरंत बता देंगे कि पी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के आधार पर कहाँ है। इसी को हम वेक्टर गणित में बोलते हैं कि ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड ओ क्यू इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, और ये विद रिस्पेक्ट टू ओ होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन होते हैं। तो समझ गए होंगे, किसी पॉइंट की स्थिति को बताने के लिए जिस वेक्टर का उपयोग किया जाता है उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज OP वेक्टर। उसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज OQ वेक्टर। अब जब ये दो वेक्टर निकल आए तो हम डिस्प्लेसमेंट PQ निकालेंगे। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट PQ ये वेक्टर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, इसको हम निकालेंगे। तो एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लाभ ट्रायंगल लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ। आप देखिए इसको निकालने के जब लाभ ट्रायंगल निकालेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे बिकॉज ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये हो जाएगा वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ is equal to vector OQ, vector OQ। अब बेटा तुम मस्ती करो। अब therefore PQ is equal to OQ vector minus OP vector is equal to, अब इनकी जो वैल्यूज दी हुई हैं आर के फॉर्म में उनको लिख सकते हैं, यानी OQ इज R2 वेक्टर माइनस OP इज R1 वेक्टर इज इक्वल टू। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट PQ इज इक्वल टू
वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यानी किसी डिस्प्लेसमेंट को हम दो पोजीशन वेक्टर के अंतर के बराबर लिख सकते हैं। इसके पश्चात अब आता है जीरो वेक्टर। सभी बच्चे ध्यान दें। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जीरो वेक्टर की आवश्यकता क्या है। तो उसके लिए आप एक एग्जांपल देखें तो आपको समझ आ जाएगा। सपोज करिए कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर दूसरे वेक्टर बी के बराबर है, और फिर हमने निकाला वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम क्या लिखेंगे? जीरो। अब जीरो तो मैंने लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि सजातीय राशियां ही आपस में घटती और जुड़ती हैं, अर्थात सम अगर करना होगा तो दो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी वही क्वांटिटी मिलेगी। इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर आप लिखते हो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x लिख देते हो, सिमिलर क्वांटिटीज हैं, सब x में है कि नहीं। अगर कहीं लिख दो x प्लस 2y तो ये यहीं पर रुक जाएगा, इसका फिर कोई आगे सम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सिमिलर क्वांटिटीज ही जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक वेक्टर होना चाहिए। तो इससे पता चला कि जीरो वेक्टर की आवश्यकता है। नहीं तो जब सिमिलर वेक्टर आपस में, मतलब इक्वल वेक्टर आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इसलिए जीरो वेक्टर की आवश्यकता है। आप एक और कंडीशन देख लीजिए। हमने अभी भी लिखा है कि OP इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। अगर हम यहीं पर पूछ दें कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, यानी ओरिजिन के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? क्यों? ओरिजिन पर तो वही खड़े, चले ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो अब क्या लिखें? तो अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन लिखने के लिए जीरो वेक्टर की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से जीरो वेक्टर की आवश्यकता महसूस की गई है। तो अब जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? अब क्या बनेगी? द वेक्टर which has neither magnitude nor direction, ना इसका कोई डेफिनेट मैग्नीट्यूड है और ना इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन है। तो अगर देखा जाए तो डेफिनेशन वेक्टर के हिसाब से तो गलत लगती है, परंतु इसके बिना बहुत सारी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, इसलिए जीरो वेक्टर की आवश्यकता हुई है। अब ये समझने के बाद अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, यानी जीरो वेक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। बेटा सभी लोग ध्यान दीजिए। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हम लिखने चल रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ ए वेक्टर या ए फाइनाइट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर is equal to vector A या is equal to the finite vector। यानी किसी फाइनाइट वेक्टर को जीरो वेक्टर के साथ जोड़ें तो जो वेक्टर मिलेगा वो फाइनाइट वेक्टर ही होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पर है n मल्टीप्लाइड बाई जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर।
इसी को लैंग्वेज में लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर एंड जीरो वेक्टर is equal to zero vector. इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जीरो इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। और खास प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड ए फाइनाइट वेक्टर is equal to the finite vector, is equal to the zero vector. Product of the zero and finite vector is equal to the zero vector. ये प्रॉपर्टी लिखी, इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं। सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लेंगे और जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनका उपयोग भी करेंगे।